हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, ये इग्नू के मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही थी हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान के। ठीक है, इग्नू की इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ये आपका चैप्टर 13 है आज। ठीक है, अध्याय 13 है। अध्याय 13 का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसे अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज इसके हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपके मैं जितने भी लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं हिंदी में वो सारे हम यहाँ कर रहे हैं। ये आपका कोड है BHDE 106 या फिर EHD 06, दोनों कोड एक ही हैं। ठीक है, एक ओल्ड है और एक न्यू है, यही डिफरेंस है इन दोनों में। ये बोल चाल की भाषा और लिखित भाषा के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। चलिए इसके बचे हुए क्वेश्चन आज कर लेते हैं। आप अगर किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ से करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आप वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे। थर्ड क्वेश्चन आपका है बोल चाल की भाषा और लिखित भाषा की विशेषताओं की तुलना कीजिए। ठीक है, बोल चाल की भाषा और लिखित भाषा, इसके अगर इस चैप्टर के सारे वीडियो आप देखेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि जो लिखी हुई चीजें होती हैं वो स्थायी होती हैं। ठीक है, बोली हुई चीजों को चेंज किया जा सकता है, उन्हें आप मना भी कर सकते हैं कि आपने नहीं कहा। जो लिखी हुई चीजें हैं वो स्थायी हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है। लिखित भाषा के स्थायी होने के कारण एक ओर तो उसका बार बार वाचन किया जाता है। ठीक है, एक ओर तो आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार उसका वाचन कर सकते हैं, तथा दूसरी ओर उसकी भाषा की सूक्ष्म विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी ओर एक ओर तो आप बार बार उसे पढ़ सकते हैं और दूसरा ये है कि आप उसका सूक्ष्म विश्लेषण भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखित भाषा का वह भाषा व्यवस्था, जो लिखित भाषा है वह भाषा व्यवस्था है जिसे व्यक्ति बड़ी तर्कता से और सुविचारित ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो लिखित भाषा होती है वो एक तरह की व्यवस्था है जिसे कोई भी इंसान व्यक्ति बहुत बड़ी सतर्कता से, ठीक है, आप ऐसे ही कोई भी बात नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो लिख रहे हैं वो आपको बहुत सोच समझ के लिखना होता है, तो बहुत ही सतर्कता से और सुविचारित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दें, जब बात लिखने की होती है तो आप बहुत सलीके और तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और इसमें आने वाली अभिव्यक्तियों की संरचना अधिक सुगठित और जटिल होती है। ठीक है, इसमें जो हमने अभिव्यक्ति की है, अभिव्यक्तियों की जो उसकी संरचना है वो काफी जटिल होती है और सुगठित होती है। लिखित भाषा की इकाइयां जैसे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि विभिन्न विराम चिन्हों एवं एक निश्चित विन्यास द्वारा उल्लिखित होते हैं। ठीक है, जो हम भाषा लिखते हैं उसमें कुछ वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं और पदबंध होते हैं, अनुच्छेद आदि जो होते हैं उन सबको हमें विराम चिन्हों से बताना होता है। विराम चिन्हों एवं एक निश्चित विन्यास के द्वारा ही हम उन्हें उल्लेखित करते हैं। बोलचाल की भाषा इतनी सहजता, स्वाभाविकता तथा तीव्रता से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हम बोलचाल की बात करें तो बोलचाल की जो भाषा होती है वो सहजता, स्वाभाविकता और तीव्रता से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो इसमें बोलचाल की भाषा में सहजता भी होती है और स्वाभाविकता भी होती है और इसमें तीव्रता होती है, जल्दी बोली जाती है कि इस भाषा रूप में संरचनागत जैसे जटिलता और कसाव आना एक प्रकार से असंभव सा होता है। ठीक है, इसमें जटिलताएं नहीं आती हैं, बोलचाल की भाषा में जटिलताएं नहीं आती हैं, कसाव नहीं होता है, ये हम आसानी से अपनी बात कह पाते हैं।
लिखते समय तो व्यक्ति लंबे लंबे वाक्यों में अपनी बात कह सकता है। ठीक है, जब आप किसी बात को लिखते हैं तो उसे लंबे लंबे वाक्यों में अपनी बात आप कह सकते हैं, परंतु बोलते समय ऐसा कर पाना अनेक कारणों से संभव नहीं हो पाता। ठीक है, जब आप बोलते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता कि आप लंबे लंबे वाक्यों का उपयोग करें। अनेक प्रकार के पदबंधों एवं उपवाक्यों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति हमें बोलचाल की भाषा में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। ठीक है, जो बहुत सारे हमारे वाक्य हैं, उपवाक्य हैं और पदबंधों की और जो पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन जो होता है कि प्रवृत्ति हमें बोलचाल की भाषा में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। ठीक है, बोलचाल या मौखिक भाषा में बोलते बोलते अधूरे पदों, पूरक वाक्य संरचनाओं, तकिया कलाम आदि का प्रयोग बीच बीच में किया जाता है। ठीक है, जब हम बोल रहे होते हैं, बोलते समय क्या होता है कि अधूरे पदों, ठीक है, पूरक वाक्य संरचनाओं और तकिया कलाम जैसे शब्दों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए मतलब की, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं मतलब कि, मैंने कहा, ठीक है, आप जानते ही हैं, आप समझते ही हैं, या माफ कीजिए। ठीक है, हमें सोचना है, मुझे या आपको, मुझे या आप समझते हैं। ठीक है, ठीक है आदि ऐसे अनेक ऐसे वाक्य संरचना है जिनका हम उपयोग करते हैं बोलते समय, जिसने हिंदी भाषा वक्ता बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी बोलने वाले इस तरह के शब्दों को बार बार प्रयोग में करते हैं। लिखित भाषा की संरचना में हमें हमेशा एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। ठीक है, जब हम भाषा को लिखते हैं तो लिखने में हमें हमेशा एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। कर्ता, कर्म, किया, यथा स्थान उपयुक्त होते हैं। ठीक है, इनमें ये सारी चीजें लिखने में आती हैं। कर्ता भी आता है, कर्म और क्रिया यथा स्थान उपयुक्त होते हैं। लिखित भाषा में कोई स्थिति बिना संदर्भ स्पष्ट नहीं होती। ठीक है, लिखित भाषा में कोई भी स्थिति बिना संदर्भ के प्रस्तुत नहीं होती, बिना संदर्भ के स्पष्ट नहीं प्रस्तुत की जा सकती। ठीक है, अगर संदर्भ नहीं होगा तो आप ठीक से उसे नहीं बता पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। उसका कारण है कि लिखित भाषा में प्रतिभागी परस्पर एक दूसरे के सम्मुख होते, हम सम्मुख नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लिखित भाषा में जो प्रतिभागी हैं परस्पर वो एक दूसरे के सामने नहीं होते, एक दूसरे के सम्मुख नहीं होते हैं। अतः मौखिक भाषा की भांति संप्रेष को समझने के लिए संदर्भ पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ठीक है, मौखिक भाषा की तरह हम संदर्भ पर निर्भर नहीं हो सकते। लिखित भाषा में बोलचाल की भाषा तो परस्पर आदान प्रदान है। ठीक है, बोलचाल की भाषा क्या है, बोलचाल की भाषा तो परस्पर आदान प्रदान होती है। इसमें बोधन के अंतराल को तुरंत स्पष्ट कर लिया जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में तो जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है वो अंतर को स्पष्ट कर लेता है तुरंत ही। ठीक है, परंतु लेखन में लेखक को ही इस अंतराल को के विषय को पूर्ण संभावना करके ही चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब लिखित भाषा की बात होती है तो लिखने वाला है, जो लेखक है, उसे ही इस अंतराल के विषय में पूर्ण संभावना करके चलना पड़ता है। ठीक है, वो कल्पनाओं पर आधारित होती है, उसे कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि लिखित रूपों को जब पढ़ा और समझा जाता है तब पाठक अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, जब लिखित भाषा को पढ़ा और समझा जाता है तो पढ़ने वाले जो हैं अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में एक युग ऐसा रहा है, ठीक है, हम ऐसे कहते हैं संस्कृत में एक युग ऐसा रहा है जहाँ पाठावली तो एक ही रही,
पर उस पाठावली या मूल पाठ की अलग अलग आचार्यों द्वारा अपने अपने ढंग से अलग अलग व्याख्याएं व टीकाएं की गईं और नए नए सिद्धांत स्थापित किए गए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लिखा हुआ मैटर है, जो अगर उसे 1000 लोग भी पढ़ रहे हैं तो उन लिखा हुए जो मैटर है, जो लिखा हुआ है, वो सबके लिए एक सा है। ठीक है, लेकिन जब वो पढ़ने वाले और पढ़कर जब उसे समझ के उन्हें जब व्याख्या करने को कहा जाता है, तो उसी चीज की जब वो व्याख्या करते हैं तो सबकी व्याख्या करने का, सबके समझाने का, सबके बताने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, लिखित भाषा में संदिग्धता तथा अनेकार्थता के लिए अवकाश बना रहता है। ठीक है, जो लिखित भाषा है उसमें असंदिग्धता और अनेकार्थता के लिए अवकाश बना रहता है। मौखिक वार्ता और जो मौखिक वार्तालाप है, मौखिक वार्तालाप में यदि कोई शब्द या संरचना इस प्रकार की आती है तो असंदिग्ध हो या अनेकार्थी हो, उसी श्रोता संदर्भ से है। ठीक है, तो और जब मौखिक भाषा की बात आती है, मौखिक वार्तालाप, मौखिक बातचीत की बात आती है, ये तो कोई भी शब्द या संरचना इस प्रकार की आ जाती है जैसे असंदिग्ध, जो कि असंदिग्ध हो या फिर अनेकार्थी हो। ठीक है, तो श्रोता संदर्भ से वो उसे ग्रहण करते हैं, वो समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर भी कहीं संदेह रह जाता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं संदेह की बात रह जाती है, तो वह पुनः वक्ता से पूछ कर स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, जब आप किसी बात को आप बातचीत करते समय, जब आप एक दूसरे से बातचीत करें तो बातचीत करते समय अगर कोई बात आपको स्पष्ट नहीं है, कोई बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वक्ता से, बताने वाले से आप दोबारा उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिखी हुई बात है, आप जिसने उस बात को लिखा है आप उससे पूछने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद ही उसे अपने ढंग से समझेंगे। कहने का मतलब ये है, लिखित भाषा रूप में श्रोता जैसी स्थिति नहीं होती। ठीक है, लिखित भाषा में श्रोता जैसी स्थिति नहीं होती, अतः वहाँ इस प्रकार की अभिव्यक्तियों को लेखन में न आने देने का उत्तरदायित्व लेखक पर ही आता है। ठीक है, जो लिखने वाला है वो इस बात की कोशिश करता है कि ऐसी कोई चीज ना हो जो कि श्रोताओं को समझ में ना आए। ठीक है, इस बात का उत्तरदायित्व लेखक पर ही होता है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि वो जो लिख रहे हैं वो इस तरह से लिखें कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, जहां प्रश्न और आश्चर्य को लिखित भाषा में प्रश्नवाचक, ठीक है, तथा आश्चर्य सूचक को, ठीक है, प्रश्नवाचक से, जहां पर प्रश्न की बात आती है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं। जहां आश्चर्यजनक की बात आती है, आश्चर्य की, तो ये आश्चर्य सूचक हम चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, आश्चर्य सूचक, ये इस तरह का चिन्ह जो होता है आश्चर्य सूचक होता है ये। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इन चिन्हों द्वारा बताते हैं कि कौन सी बात प्रश्न है और कौन सी आश्चर्य सूचक है। वहां उच्चरित भाषा में इन्हीं क्रमांश उदात्त, अनुतान, ठीक है, उदात्त, अनुतान तथा उच्चारण में तेजी लाकर ही व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार जब कोई विशेष बात कहनी होती है या किसी विशिष्ट बात पर किसी का ध्यान आकर्षित करना होता है किसी का ध्यान किसी बात पर, तो लेखन में प्रायः उस वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। ठीक है, जब किसी बात पर हमें ध्यान किसी का आकर्षित करना होता है तो उस बात पे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं उसे। जबकि मौखिक भाषा में तो इसे आवाज में तेजी लाकर ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप मौखिक भाषा कर रहे हैं, आप बोल कर बता रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट बात पर आपकी आवाज तेज हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार लेखन में कम महत्व की जो बात कोष्टक में रख कर समझाई जाती है, वहां बोलचाल में धीमी आवाज और धीमे स्वर के साथ
यदा कदा कही जा सकती है। ठीक है, वहीं जब आप लिखते हैं किसी बात को, जो कम महत्वपूर्ण बात होती है उसे आप कोष्टक में बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहीं अगर जब आप बोलचाल की बात कर रहे हैं तो जो कम महत्वपूर्ण बात है उसमें आपका स्वर जो है धीमा हो जाता है। ठीक है, आपकी आवाज धीमी हो जाती है और महत्वपूर्ण बात के लिए आपकी आवाज तेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन लेखन में प्रयुक्त इन सभी युक्तियों के लिए बोलचाल की भाषा को कोई समतुल्य युक्ति नहीं है और बोलचाल की भाषा में ऐसी कोई समतुल्य युक्ति नहीं दी गई है। लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा के शब्दकोश तथा व्याकरण दोनों में हमें पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो लिखित भाषा है और बोलचाल की भाषा है, दोनों में ही शब्दकोश और व्याकरण में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। प्रत्येक भाषा में कुछ संरचनाएं ऐसी मिलती हैं जिनका प्रयोग केवल लिखित भाषा में संभव है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भाषा है जिनका प्रयोग सिर्फ केवल लिखित भाषा में संभव है, मौखिक में नहीं। ठीक है, कुछ बातें हम सिर्फ लिख कर कह सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं और मौखिक बोल कर नहीं। इन्हीं हिंदी में भी अनेक उपवाक्यों से मिलकर बने जटिल संयुक्त वाक्य लेखन में तो देखे जा सकते हैं। ठीक है, जब हम लिखने की बात करते हैं तो कई सारे जटिल संयुक्त वाक्यों का उपयोग करते हैं लेखन में, पर बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में इनके ऐसे जटिल वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। भाषाओं में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां ऐसी संरचनाएं और शब्दावली प्राप्त होती है। ठीक है, भाषाओं में ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है जहां की ऐसी संरचनाएं और शब्दावली प्राप्त होती है जिनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में तो मिलता है परंतु लिखित भाषा में नहीं मिलता है। ठीक है, इनका जो प्रयोग है बोलचाल की भाषा में तो हम देख सकते हैं परंतु लिखित भाषा में नहीं देख सकते। बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक जटिल, विविधतापूर्ण, रूढ़ तथा औपचारिक होती है। ठीक है, जो लिखित भाषा है वो जटिल होती है, विविधतापूर्ण होती है, रूढ़ होती है और औपचारिक होती है। ठीक है, केवल लिखित भाषा में ही हमें अनेक प्रयुक्त परक रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, जो लिखित भाषा है इसे में ही हमें अनेक प्रयुक्त परक रूप दिखाई देते हैं। मौखिक भाषा की तुलना में यह अधिक संशोधित भाषाई रूप है। ठीक है, मौखिक की तुलना में लिखित भाषा में हम ज्यादा से ज्यादा संशोधन कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा में तो जो कुछ मुंह से निकल गया वही अंतिम है। ठीक है, लिखित भाषा में तो हम कुछ भी हम लिख रहे हैं बार बार उसमें चेंजेस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में क्या है, हमारे मुंह से जो बात एक बार निकल गई वो निकल गई। ठीक है, उसे हम वापस नहीं ले सकते, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो कुछ भी हमारे मुंह से निकला वो अंतिम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के बोलिए, ऐसे ही कुछ भी मत बोल दीजिए। ठीक है, तो परंतु लेखन में तो लेखक अपने लेख को बार बार पढ़कर बार बार संशोधित कर सकता है। ठीक है, लेखन में क्या होता है, जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हम उसमें बार बार उसको पढ़ते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक मानक भी होती है। ठीक है, मौखिक भाषा की तुलना में जो लिखित भाषा है वो ज्यादा मानक होती है। इसी कारण सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में मानकीकरण की प्रक्रिया का संबंध भाषा के लिखित रूप से ही है। ठीक है, यही कारण है कि जो सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में जो मानकीकरण की प्रक्रिया है उसका संबंध किससे है, लिखित रूप से है, मौखिक रूप से नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्चरित भाषा तथा लिखित भाषा एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, उच्चरित भाषा जिसे हम बोलते हैं और लिखित भाषा जिसे हम लिखते हैं वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है।
तो उच्चरित भाषा तथा लिखित भाषा के अंतरों के रहते हुए भी दोनों रूप परस्पर एक दूसरे को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये अनेक ऐसे कारण हैं जिससे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, ठीक है, जब बच्चा पढ़ना सीख जाता है तो प्रायः अपनी उच्चारण संबंधी शब्दावली के ज्ञान को और अधिक विकसित करने के लिए लिखित माध्यम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं तो उसे लिखने के लिए अपनी उच्चारण संबंधी शब्दावली के ज्ञान को अधिक विकसित करने के लिए वो लिखना शुरू करते हैं, लिखित माध्यम का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति के भाषाई कोश में अन्य भाषाओं की आगत शब्दावली का ज्ञान प्रायः लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। ठीक है, जो व्यक्ति की भाषाई कोश में अन्य भाषाओं की आगत जो शब्दावली है उसका ज्ञान प्रायः लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। ठीक है, जो क्लासिकल भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, ग्रीक, ठीक है, इन्हें क्लासिकल भाषाएं कहा जाता है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन ये क्लासिकल भाषाएं कहलाती हैं, जिसका प्रयोग आज बोलचाल के रूप में नहीं किया जाता। ठीक है, इनका प्रयोग अब बोलचाल में नहीं होता है। यदि कोई इन भाषाओं को सीखना चाहता है, ठीक है, अगर कोई इन भाषाओं को सीखना चाहता है तो इन भाषाओं के अध्यापन लिखित भाषा रूपों या लिखित सामग्री को आधार बनाकर ही किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई इन भाषाओं को सीखना चाहता है तो इन भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन को लिखित भाषा रूप या लिखित सामग्री के आधार पर ही इसे वो सीख सकते हैं। हाँ, यदि कोई व्यक्ति जब इन भाषाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से सीख लेता है तो वह इन भाषाओं में बातचीत कर सकता है। ठीक है, जब आप किसी को कोई भाषा हो, जब आप पूरी तरह से सीख जाते हैं तभी उसमें आप बातचीत कर पाते हैं। ठीक है, हमें संस्कृत के ऐसे अनेक विद्वान मिलेंगे जो संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह भाषण दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो कि संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोल सकते हैं या वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, और बातचीत भी कर सकते हैं, परंतु वह कब संभव है? यह तभी संभव है जब व्यक्ति इन भाषाओं को लिखित रूप के माध्यम से सीखता है। ये संभव कब है? जब व्यक्ति इन्हें लिखित रूप के माध्यम से सीखता है और उस पर अपनी अधिकार बना लेता है। ठीक है, उस पर वो अपना अधिकार बना लेते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं। कभी कभी प्राचीन लिखित भाषा आधुनिक बोलचाल की भाषा का ही आधार बनकर सामने आती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो प्राचीन लिखित भाषा है वही आधुनिक बोलचाल की भाषा का आधार बन के सामने आती है, जैसे हिब्रू। ठीक है, जैसे हिब्रू भाषा। ठीक है, हिब्रू भाषा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐतिहासिक विकास क्रम में यह भाषा सत्य है। ठीक है, ऐतिहासिक विकास क्रम की बात करें तो हिब्रू भाषा एक सत्य है कि लिखित भाषा रूप का विकास मौखिक भाषा के बाद में हुआ है। क्या बताया गया है कि लिखित भाषा का विकास जो है, लिखित भाषा रूप का विकास मौखिक की भाषा के बाद हुआ है, परंतु आधुनिक समाज में दोनों ही रूप परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, दोनों ही रूप एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, लिखित भी और मौखिक भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलचाल की भाषा में लिप्यंकन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, लिप्यंकन के प्रभावों की आपसे विवेचना पूछी गई है बोलचाल की भाषा में। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें। जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यंकन करने का प्रयास किया जाता है,
कहने का मतलब ये है, जो चीजें हम बोल रहे हैं जब उन्हें लिखने का प्रयास किया जाता है तो उच्चरित भाषा की तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध करना असंभव कार्य है। ठीक है, जिस तरह से हम जो भी हम बोल रहे हैं जब उसे लिखने की बात आती है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको लिखना संभव नहीं होता है। ठीक है, उच्चरित भाषा में कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जैसे रोना, हंसना आदि। ठीक है, कुछ भाव होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो उच्चरित भाषा होती है उसमें जो भाव होते हैं, ठीक है, कुछ चेष्टाएं होती है, रोना, हंसना, खुश होना, ठीक है, उन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते लिखित भाषा में, जिनको लेखन में केवल शब्दों में लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है। उन भावों को हम व्यक्त नहीं कर सकते, हम केवल लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के तमाम क्रियाओं, चेष्टाओं में किन किन प्रकार की ध्वन्यात्मक विशेषताएं निहित हैं, उनमें शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव होता है। ठीक है, जो हमारी तरह तरह की भावनाएं होती हैं, कहने का मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं, हमारे बोलने में हमारे हृदय की भावनाएं हमारी बातों में, हमारे चेहरे पर व्यक्त होती हैं, पर उन भावनाओं को लिख पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई रोता है धीरे धीरे या फिर जोर से, मध्यम गति से या चीख कर, हिचकियां लेकर, ऊंग ऊंग करके या फिर सुबक सुबक कर, तथा उसके रोने में तथा अन्य व्यक्तियों के रोने में कौन कौन से उच्चारण संबंधी अंतर हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से उच्चारण संबंधी अंतर हैं जिनमें हम मौखिक भाषा में सुन तो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मौखिक भाषा में सुन तो सकते हैं पर उनको लेखन में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, हम उन्हें सुन तो सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें लिख कर व्यक्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, हमारे पास लिखित भाषा में कोई साधन नहीं है। ठीक है, लिखित भाषा में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम लोगों की उन भावनाओं को व्यक्त कर पाएं जो रियलिटी में होती हैं। ठीक है, जो वास्तविक हैं, उन्हें बता पाना संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त अनेक अनुक्रियाएं और या चेष्टाएं हैं जिनका संबंध एक और शारीरिक मानसिक अनुक्रिया के साथ जुड़ा होता है तथा दूसरी ओर इसका संबंध उच्चारण पक्ष से जुड़ा होता है। ठीक है, इन चेष्टाओं, अनुक्रियाओं की उच्चारणात्मकता प्रक्रिया को यथावत लेखन में अभिव्यक्त किया जाना असंभव कार्य है। ठीक है, इसे लेखन में नहीं बताया जा सकता, यह असंभव कार्य है। फिर भी सृजनात्मक साहित्य में मौलिकता लाने के उद्देश्य से लेखक अपनी ओर से काफी कोशिश करता है और जहां तक संभव हो सके वे उच्चरित भाषा की अधिकांश विशेषताओं को लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, लेखक जो है, लिखने वाले हैं, फिर भी उनकी भरपूर कोशिश होती है कि वो उन भावनाओं को अपनी लिखित भाषा में लिखने का वो भर संभव प्रयास करते हैं। ठीक है, संसार में अलग अलग प्रकार के अनेक भाषाएं हैं। ठीक है, संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं और भिन्न भाषाओं में ध्वनियों के लिप्यंकन और शब्दांक के लिए जैसे लिखमिक प्रक्रियाओं का प्रयोग ना तो किया जाता है और ना ही संभव है। ठीक है, उनमें एक जैसी लिखित प्रक्रिया का संभव न किया जाता है और ना ही ये संभव हो पाता है। जिन शब्दों और वाक्यों को अधिक बलाघट के साथ उच्चरित किया जाता है, ठीक है, जैसे कोई शब्द है, कोई वाक्य है जिसे अधिक बलाघात के साथ उच्चरित किया जाता है, उसको लिप्यंकन कहते हैं। ठीक है, उसको लिप्यंकन करते समय मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में यह चलन कम नहीं मिलता, है। अनेक भाषाओं में बल देने के लिए संकोच
व्यक्त करने के लिए, ठीक है, और बहुत सारी भाषाएं जिसमें इनको बल देते हैं, संकोच को जैसे व्यक्त करना हो, वर्णों की अनुरावृत्ति की जाती है, ठीक है, जो वर्ण है उनको दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति उनकी की जाती है, पर यही प्रक्रिया संसार की सभी भाषाओं में नहीं है। लेकिन ये प्रक्रिया संसार की जो बाकी भाषाओं में है उनमें नहीं है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी भाषा में किसी विशिष्ट बात को कहना हो तो दीर्घ अक्षरों में बात लिख दी जाती है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कुछ कहना हो इस तरह का इम्पोर्टेंट तो दीर्घ अक्षरों में बात लिख दी जाती है। अंग्रेजी भाषा में अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों को लेखक तिरछी लिखाई, ठीक है, तिरछी लिखाई यानी कि मतलब इटैलिक में, ठीक है, कोई अगर इम्पोर्टेंट बात है तो किसी बात को अभिव्यक्त करना है तो लेखक क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा में किसी चीज को आपको हाईलाइट करना होता है तो बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, महत्व दिखाना होता है तो उसे तिरछी मतलब इटैलिक बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का ज्ञान होगा तो आप जान पाएंगे इन चीजों को, ठीक है, में लिखकर व्यक्त करते हैं। इटैलिक वाली संरचनाओं के अनुवाद में भी इसी प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि इटैलिक्स में कभी तो अन्य भाषा के आगत शब्दों को लिखते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, इटैलिक में भी वो अपने हिसाब से लिख देते हैं, पर समझने वाला कैसे समझेगा ये बात तो समझने वाले के ऊपर निर्भर करती है। तो कभी किसी पात्र द्वारा कोई महत्व वाली बात कही गई होती है, ठीक है, तो उसे व्यक्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि लिखित भाषा में उच्चारण संबंधी विविधताओं को व्यक्त करके ही साधन कम है, ठीक है, जो लिखित भाषा है इसमें साधन बहुत कम है कि हम जो उच्चरित भाषा है जैसे हमने बोला है उसका जिन भावों से उसे बोला है उन भावों को हम ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर पाएं। ये लिखित भाषा में साधन अभी भी उतने उपलब्ध नहीं है, ठीक है, इसलिए लेखक इन सीमित साधनों के माध्यम से उच्चारण की विविधताओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो लेखक हैं वो अलग अलग तरीकों से जो उच्चरित विविधताएं हैं उन्हें व्यक्त करने का वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अतः अभिव्यक्तियां संदिग्धता और अनेकार्थता को जन्म देती हैं। यही कारण है कि जो अभिव्यक्तियां हैं वो संदिग्धता और अनेकार्थता को जन्म देती हैं, ठीक है। तो ये आपके 5th क्वेश्चन तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ये आधे घंटे का आपका वीडियो हो गया है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको अभी यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद वाले 6 क्वेश्चन से आप दूसरे वीडियो में देखिएगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चाहे वो इग्नू का हो या NIS का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप कुछ भी कर रहे हो, BA कर रहे हो, BCA MC कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट हो आप मुझसे वीडियो बनवा सकते हैं। या फिर आप CBSE, RBSE या UPSC का कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, उस सब्जेक्ट का भी मैं बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।